नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। सुबह के 10 बजे हैं और चर्चा इस पर कि देश में आतंकी हमले के लिए पाकिस्तान से एक बहुत बड़ी साजिश को अंजाम दिया जा रहा था, लेकिन समय रहते दिल्ली पुलिस और यूपी एटीएस ने मिलकर पाकिस्तानी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। सबसे पहले आपको आतंकी साजिश से जुड़ा अपडेट बता दूं। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी षड्यंत्र का खुलासा हुआ है। आईएसआई और अंडरवर्ल्ड ने मिलकर यह साजिश की थी। दिल्ली, यूपी और राजस्थान से 6 आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद यह बड़ा खुलासा हुआ। 6 आतंकियों में से 2 को पाकिस्तान में ट्रेनिंग दी गई थी। आतंकी जिशान ओसामा को पाकिस्तान में ट्रेनिंग दी गई थी। आतंकियों के पास से आरडीएक्स और आईईडी बरामद हुआ है। आतंकियों के पास से विदेशी हथियार भी मिले हैं। इसी के साथ दाऊद का भाई अनीस इब्राहिम आतंकियों को मदद कर रहा था। आतंकियों को पैसे और हथियार मुहैया वही करा रहा था। आतंक के अंडरवर्ल्ड कनेक्शन को समय रहते दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक्सपोज कर दिया और देश में अनर्थ होने से बचा लिया गया। तो कश्मीर में आतंकवाद पर मात खाने पाकिस्तान ने अब नया फ्रंट खोल लिया है। निशाने पर दिल्ली, मुंबई और यूपी है और कंधा इस्तेमाल किया है दाऊद इब्राहिम का। साजिश 26/11 पार्ट 2 की थी। ये बहुत बड़ी खबर है, इसे समझिएगा। दिल्ली पुलिस ने 6 आतंकवादियों को गिरफ्तार करके नवरात्र के दौरान धमाकों की पूरी साजिश का, पूरे षड्यंत्र का खुलासा किया है। आतंकियों ने 2 टीमें बनाई थी। फंडिंग और लॉजिस्टिक का इंतजाम दाऊद का भाई अनीस इब्राहिम कर रहा था। इन 6 चेहरों को पहचान लीजिए। मोहम्मद अबू बकर, बहराइच, यूपी का रहने वाला। ओसामा, दिल्ली के जामिया नगर का रहने वाला। जान मोहम्मद, महाराष्ट्र का रहने वाला। जिशान कमर, प्रयागराज, यूपी का रहने वाला। मूलचंद उर्फ लाला, रायबरेली, यूपी का रहने वाला। और मोहम्मद आमिर जावेद, लखनऊ का रहने वाला। ये वो 6 चेहरे हैं जो देश में आतंक फैलाने की बड़ी साजिश को अंजाम देने वाले थे, लेकिन अब इनकी आतंकी साजिश का पर्दाफाश हो गया है और अब ये सभी सलाखों के पीछे हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने देश में आतंकवादी हमले की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। आतंक के इस टेरर मॉड्यूल के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और डी कंपनी का हाथ है। दिल्ली मुंबई को दहलाने का प्लान डी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मंगलवार को खुलासा किया कि गिरफ्तार सभी 6 आतंकी देश में अलग अलग धमाके की प्लानिंग कर रहे थे। इस मैप के जरिए समझने की कोशिश कीजिए कि इन आतंकी मॉड्यूल के तार किन किन राज्यों में फैले हुए थे। महाराष्ट्र के एक आतंकी को राजस्थान से गिरफ्तार किया गया। 2 आतंकी दिल्ली से दबोचे गए, जबकि यूपी से 3 आतंकी गिरफ्तार किए गए। यानी इनके तार देश के एक राज्य से नहीं, बल्कि महाराष्ट्र, राजस्थान से लेकर दिल्ली और यूपी तक फैले हुए हैं। इनके पास से 2 आईईडी बरामद किया गया है, जिसमें 1 किलो आरडीएक्स का इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा 2 हैंड ग्रेनेड भी शामिल हैं। 4 जनपदों में एक साथ रेड की गई। ये जनपद लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़ तथा प्रयागराज हैं। एक लाइव आईईडी भी प्रयागराज जनपद से बरामद हुआ है। गिरफ्तार आतंकियों में से आरोपी जिशान कमर और ओसामा तो पाकिस्तान में आतंक की ट्रेनिंग भी ले चुके हैं। इन गिरफ्तार आतंकियों के जरिए अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम भारत को दहलाने की कोशिश में था। कि 2 अलग अलग टीमें बनाई गई थी। एक टीम थी जो कि अंडरवर्ल्ड के हवाले की गई थी, जिसे कि वहाँ पे दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम कोऑर्डिनेट कर रहा था। दाऊद इब्राहिम का भाई अनीस इब्राहिम पाकिस्तान में छिपा बैठा है और वो ही इस पूरी साजिश को अंजाम देने में जुटा था। अनीस इब्राहिम अंडरवर्ल्ड के जरिए इस आतंकी मॉड्यूल को सपोर्ट कर रहा था।
अनीस आतंकियों को पैसा मुहैया कराता था और सीमा पार से हथियार और विस्फोटक लाने में भी मदद करता था। इस टीम का काम था कि जो वहाँ से फायर आर्म और एक्सप्लोजिव आएंगे उनको ठीक से सुरक्षित तौर पे बॉर्डर के पार कराकर भारत के विभिन्न शहरों में इनको कंसील करके रखना, जब इनका इस्तेमाल होना है उससे पहले तक। यानी अनीस इब्राहिम के जरिए दाऊद इब्राहिम भारत में 1993 बम धमाकों जैसी साजिश को अंजाम देने की कोशिश में था। पाकिस्तान में छिपे बैठे दाऊद इब्राहिम के खिलाफ पिछले कुछ सालों में शिकंजा कसा है। देश में डी कंपनी की संपत्ति नीलाम होने से लेकर उसके खिलाफ पाकिस्तान को सबूत भी सौंपे गए हैं। शायद इसी वजह से दाऊद इब्राहिम बौखलाया हुआ था और अपनी ताकत दिखाने के लिए आईएसआई के साथ मिलकर भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचने में जुटा था। लेकिन वक्त रहते दिल्ली पुलिस और यूपी एटीएस ने षड्यंत्र को नाकाम कर दिया है। दिल्ली से जितेंद्र शर्मा, नीरज गौड़ और राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो वैसे में चर्चा के सवाल आपको बता दूं। सवाल यह है कि भारत के खिलाफ आतंक का ये डी मॉड्यूल, सवाल ये कि कश्मीर में पिटा पाकिस्तान तो अब डी प्लान, सवाल ये भी है कि आतंक के लिए दाऊद शरण में क्या जा पहुंचे हैं इमरान, सवाल ये कि आतंक पर इमरान एक्सपोज्ड, अब 6 आतंकी खोलेंगे इमरान की पोल। सवाल ये भी है कि दिल्ली मुंबई को दहलाने का प्लान डी अब फेल हो चुका है। इसी पर चर्चा करेंगे। एक्सपर्ट मेरे साथ जुड़े हैं, मेरे सहयोगी राजू राज मेरे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले राजू राज आपसे अपडेट लूंगी, लेकिन पीके जैन पूर्व एडीजी मुंबई पुलिस से मेरे साथ हैं, वेद भूषण पूर्व एसीपी दिल्ली पुलिस से मेरे साथ है। वेरी गुड मॉर्निंग सर, आप दोनों का बहुत स्वागत है। कोर्ट में पेशी के बाबत और पूरी जांच किस दिशा में बढ़ रही है, राजू राज पहले सारी अपडेट साझा कीजिए। देखिए पयोधी, लगातार पूछताछ चल रही है। कल देर रात 4 आतंकियों को प्रोड्यूस किया गया, जिन्हें 14 दिनों की रिमांड ली गई है। 2 आरोपियों को आज पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा 11 बजे के बाद। लेकिन पूछताछ में कई महत्वपूर्ण बातें सामने आई है कि 26 से 11 पार्ट 2 करने की बड़ी प्लानिंग थी। जिस तरीके से कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट सरकार के द्वारा चलाया गया और कई आतंकियों को गिरफ्तार किया गया, कईयों को एनकाउंटर में ढेर किया गया, और उसके बाद उनके पास वहां बहुत ज्यादा विकल्प नहीं बचता है, तो वो देश के दूसरे हिस्सों में कैसे आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे। आईएसआई का गठजोड़ आप कहिए डी कंपनी के साथ, और उसी गठजोड़ के चलते भारत में कैसे आतंकी गतिविधियों को ऑपरेट किया जाए, 26 से 11 पार्ट 2 की प्लानिंग थी। इन्होंने पाकिस्तान का ठट्टा इलाका, जहां पर अजमल कसाब को भी ट्रेनिंग दी गई थी, वहां पर इन 2 आतंकी जिसान और ओसामा को ट्रेनिंग दी गई 15 दिनों के लिए, और कैसे आईईडी बनाया जाए, कैसे उसे प्लांट किया जाए, कैसे AK-47 को ऑपरेट किया जाए। अगर आप किसी टारगेट किलिंग पे जाते हैं और इन केस आपके पास उस वक्त हथियार नहीं किया जाता है, तो बिना हथियार के टारगेट को कैसे मारा जाए, ये एक बड़ी प्लानिंग थी। दूसरी सबसे बड़ी प्लानिंग थी, चूंकि देश में त्योहारों का मौसम है और इस वजह से कई भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, कोरोना की वजह से हमने नहीं देखा, लेकिन जैसे जैसे हम वैक्सीन लगा रहे हैं, देश में कोरोना का जो लेवल है वो कम हुआ, और उसके बाद त्योहारों का सीजन है, ऐसे मौके पर कैसे भीड़ भाड़ वाले जगह पर आतंकी गतिविधियों को अंजाम देना था। इसीलिए डी कंपनी की मदद ली गई कि लॉजिस्टिक सपोर्ट, पैसे की, हथियार उन तक कैसे सेफ पहुंचाने जाए, कैसे उनके आदेश दिया जाए। राजू राज की अलग-अलग हर त्योहार पर हर साल देखते हैं कि इस तरह के इनपुट्स आते हैं, थ्रेट आती हैं कि जब आतंकी हमले की साजिश की जा रही हो, लेकिन इस बार का ये खुलासा और इन 6 आतंकियों की गिरफ्तारी बहुत बड़ा एक सफलता है, एक कामयाबी है। पीके जैन सर, मैं ये समझना चाहती हूँ कि 26/11 पार्ट 2 करना भारत में इतना आसान हो गया है क्या आतंकियों के लिए? ये इतना पॉसिबल है? देखिए, एक चीज मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ये जितने भी टेरर मॉड्यूल हैं जी, ये बार बार कोशिश करते रहते हैं। इनके पीछे पाकिस्तान और आईएसआई की ताकत है, और इनको जो रिसोर्सेज हैं वो यहाँ के गैंगस्टर्स और खासतौर पे जो डी कंपनी का जो बचा कुचा जो सेटअप यहाँ रह गया वो लोग मुहैया करवाते हैं। इनके अलावा और देश में बहुत सारी एजेंसीज ऐसी हैं जो किसी भी क्षण, जो उनके स्लीपर मॉड्यूल्स हैं, वो किसी भी क्षण आईएसआई के इशारे पे एक्टिवेट हो सकते हैं। हालांकि पिछले कुछ समय से, पिछले 6-7 साल से इस तरह की कोई घटना नहीं हुई, लेकिन घटना की कोशिशें बहुत हुई। ये इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज की कामयाबी है या सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाबी है कि अभी तक वो जो बड़ी कोई वारदात है उनको बचा पाए हैं।
क्योंकि देश में बहुत सारे इस तरह के एलिमेंट्स हैं जो एनिमिकल फोर्सेस जो है, हमारा दुश्मन देश है या उनकी एजेंसीज हैं, उनके लिए काम करने के लिए तत्पर हैं। तो इसलिए अंजाम देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उनको डर है। एक तो ये कि सिक्योरिटी एजेंसीज काफ़ी एक्टिव हैं, उनको पकड़ लेती हैं, और दूसरा उनको रिसोर्सेज मुहैया करवाना जो है वो थोड़ा सा भी आजकल मुश्किल हो गया है, क्योंकि जितने ये गैंग पहले जो माफिया ऑपरेट करते थे, ये काफ़ी हद तक न्यूट्रलाइज हो चुके हैं बड़े बड़े शहरों में, खासतौर पे मुंबई में या यूपी के, आंध्र प्रदेश के, तेलंगाना के बहुत सारे सिटीज़ जो इनके पहले राडार पे थे, वहाँ से अब इनको उस तरह के रिक्रूट नहीं मिलते जैसे इनको चाहिए थे। तो ये जैसे अब ये कामयाबी हुई, इससे पहले बहुत सारी आपके पास में खबरें आई हैं जिसमें बहुत सारे टेरर मॉड्यूल्स को सिक्योरिटी फोर्सेज ने और इंटेलिजेंस एजेंसीज ने मिलकर न्यूट्रलाइज किया है। तो ये भी जो मॉड्यूल पकड़ा गया, अब इनके पास से अब डी गैंग जो है वो प्रैक्टिकली इंडिया से साफ हो चुका है। अब उनकी कोशिश ये है, वो सिर्फ अब जो फ्रंटलाइन एक्टिविटीज हैं, क्रिकेट बैटिंग हो गई या स्मगलिंग हो गई या आर्म स्मगलिंग हो गई, ड्रग ट्रेड है, इस तरह की चीज़ों में वो लोग लिप्त हैं। कुछ उनके बहुत सारे फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कंस्ट्रक्शन बिजनेस है मुंबई में या बड़े शहरों में, उसमें ये लोग घुस गए हैं। अब ये दोबारा, क्योंकि अफगानिस्तान में कुछ इस तरह की घटनाएं हुई हैं, उसकी वजह से वापस आईएसआई थोड़ी अपबीट हो गई है। मैं उसी पर आ रही थी, लेकिन ये तो इसको भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते ना कि फाइनेंशियल असेसमेंट मिल रहा है। आपने कहा कि डी कंपनी का पूरी तरह से खात्मा हमने हिंदुस्तान से किया, लेकिन किसी और जरिए से बात तो फंडिंग की है, और ये अपने आप में क्या ये चुनौती है हमारे लिए वेदभूषण सर? अब मैं आप पर आ रही हूँ, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और सबसे बड़ी बात ये कि जिस चीज को हम ये सोचकर बैठे थे कि इसका खात्मा हम कर चुके हैं, वहां से फंडिंग होना आतंकियों को और इतनी बड़ी प्लानिंग हो जाना। देखिए पयोधी, अभी जैन साहब जो बता रहे थे बिल्कुल ठीक बता रहे थे। तालिबान ने अफगानिस्तान से आतंक का आगाज कर दिया है, शुरुआत कर दी है। मुंबई धमाकों के बाद में डी कंपनी बिल्कुल फेल हो गई थी, उसका कोई एग्जिस्टेंस ना मुंबई में था, इंडिया में था। परंतु अब उनको एक तरह से बूस्ट मिला है तालिबान के द्वारा। वहां पर जो पाकिस्तान के अंदर जो घटनाएं चल रही हैं, जिस तरह से वहां पर टेररिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है, मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ, ये पूरी दुनिया के लिए नहीं, हिंदुस्तान के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए आगाज हुआ है अभी तालिबान का। अभी आगे बहुत कुछ होना है, और ये दिल्ली पुलिस की नहीं, पूरे इंटेलिजेंस एजेंसीज की कामयाबी है कि इस तरह की इनपुट्स के आधार पर वो अपनी इंटेलिजेंस से इस तरह के लोगों को पकड़ते रहे, पहले पकड़ते रहे, और ये भी बहुत बड़ी कामयाबी है। मैं फिर कहना चाहूंगा कि जो पेगासस जैसे सॉफ्टवेयर है, इन्हीं लोगों को पकड़ने के लिए है, और हम बिल्कुल सपोर्ट करते हैं कि इस तरह की इंटेलिजेंस इसी तरह के माध्यम से, टेक्निकल सर्वेलेंस के माध्यम से इस तरह के लोग अरेस्ट किए जा सकते हैं। दूसरे कंट्रीज के अंदर हम लोग बात कर सकते हैं कि कैसे हमारे खिलाफ साजिशें की जा रही हैं, और इसी दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। जो रिकवरी हुई है, चाहे वो आरटीएक्स की, आईडीज की है, चाहे वो ऑटोमेटिक वेपन्स की है, वो दिखाती हैं कि किस बड़ी मात्रा के अंदर हिंदुस्तान को डिस्टेबलाइज करने की एक बहुत बड़ा प्रयास था, जिसको ना केवल दिल्ली पुलिस ने, महाराष्ट्र पुलिस ने, यूपी की पुलिस ने, सब ने एक जॉइंट ऑपरेशन के द्वारा उसको नेस्तनाबूद कर दिया है। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इसमें अभी बहुत सारे खुलासे होने, बहुत सारी जानकारियां निकल कर आई हैं। जैसे बांग्लादेश का नाम आ रहा है कि कुछ बांग्लादेशी थे, तो अभी कैलकाटा या वेस्ट बंगाल में संभावना लगाई जा रही है कि वहां से कुछ इस तरह के लोग रिक्रूट किए गए होंगे, जिनको वहां पर ट्रेनिंग दी जा रही है। ये बिल्कुल जग जाहिर है कि वहां पर ट्रेनिंग कैंप्स आज से नहीं, बहुत पहले से पाकिस्तान के अंदर चलते रहे हैं, और हमारी तमारी जितनी भी आर्मी फोर्सेज हैं, जितनी भी आर्म फोर्सेज हैं, उन सबको पता है कि वहां पर किस तरह से ट्रेनिंग रूल चलते हैं। वहां पर ट्रेनिंग स्कूल्स हैं जहां पर उनको पूरा ट्रेनिंग की जाती है। इन लोगों को भी आपको पता है कि जो 6 अरेस्ट हुए हैं, इनको प्रॉपर 2 आदमियों को वहां पर ऑटोमेटिक वेपन्स की ट्रेनिंग दी गई थी, और आर्मी के ऑफिसर्स बताए गए जो खुद संलग्न है। तो आईएसआई और डी कंपनी, इसको दोबारा से जगाने की डी कंपनी की कोशिश की गई है, सुप्त हो चुकी है, क्योंकि अनीश और उनके भाई थोड़ा एक्टिव है, दाऊद ऑलमोस्ट डेड एंड पर जा चुके हैं। तो ये तमाम जो कोशिशें दिखाती हैं, ये एक तरह से इनका फ्रस्ट्रेशन है तो इंडिया के अंदर किसी तरह से कामयाब हो जाए, पर उम्मीद नहीं है कि इस तरह से चीजें कामयाब हो जाएंगी। ये जो फोर्सेज हैं, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, कामयाबी की तरफ है, और जल्दी ही इसके बड़े खुलासे होंगे। नहीं, ये तो हमें बहुत बड़ी सफलता मिली है पीके जैन, इससे हम डिनाई नहीं कर सकते। हमारा जो अलर्ट मोड है एजेंसियों का, वो बताता है इसमें कि हम कैसे, हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं। लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि डी कंपनी, उसके जरिए फाइनेंशियल असेसमेंट, और एक चैलेंज हमारे लिए तालिबानी, वो जो
अलकायदा को, जैश ए मोहम्मद को एक और जमीन दे रहे हैं अपने आप को पालने के लिए, उन्हें और बड़ा करने के लिए, दायरा उनको पनपने देने के लिए। तो क्या ये सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है? क्या ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है? देखिए, तालिबान की वजह से जो थ्रेट परसेप्शन पूरी दुनिया के लिए निर्माण हुई है, वो अब सभी कंट्रीज अपने अपने तौर पे असेस करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी को समझ में नहीं आ रहा कि इस एलिमेंट के साथ में किस तरह से डील किया जाए। हमारे लिए तो पाकिस्तान ही बहुत था, जो कि जिसकी जमीन जो है वो यूज की जा रही है सालों से टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए, लॉन्च करने के लिए, कार्रवाइयां करने के लिए। पिछली बार उनको सबक सिखाया भी गया था, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज आने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये सारा उनके लिए बहुत ही लो कॉस्ट वॉर है इंडिया के खिलाफ जो वो चला रहे हैं। जो जहां पूरे फुल स्केल वॉर में हर रोज के सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च होते हैं, वहां 2-4 करोड़ रुपए देके वो लोग अगर इस तरह की अशांति देश में फैलाए रख सकते हैं, या उसकी वजह से फिर बाद में कोई रिलीजियस और कम्युनल क्लैशेस हो सकते हैं, इस तरह की पॉसिबिलिटी भी बन जाती है, तो ये उनके लिए विन विन सिचुएशन है। इसलिए हमारे सामने आने वाले समय में खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस को, इंटेलिजेंस एजेंसीज को बहुत ही सावधानी पूर्वक और बहुत ही डिटेल में जाके इस चीज के ऊपर कार्रवाई करनी पड़ेगी। इसके बारे में कोई दो मत नहीं है। लोकल फोर्सेस जो है, जहां पे भी लोकल सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनको भी इसी तरह से पूरी सावधानी बरतनी पड़ेगी, और उसके साथ साथ लोगों को भी अभी सावधान होना पड़ेगा, क्योंकि ये जो खतरा है जो हिंदुस्तान के ऊपर अभी मंडरा रहा है, बहुत ही सीरियस और सामने दिखाई देने वाला खतरा है। क्योंकि जैसे वो लोग अफगानिस्तान से फ्री हो जाएंगे, तो पाकिस्तान जो कि काफी हद तक तालिबान को कंट्रोल कर रहा है, वो उनको इंडिया में पुश करने की कोशिश करेगा। बाकी सब कंट्रीज जो है, रशिया हो गया, चाइना हो गया, वो अपने अपने तरह से उनके साथ में ऑलरेडी डायलॉग शुरू करके बैठे हुए हैं। एक हिंदुस्तान ऐसा कंट्री है जिसने अभी तक इस तरह की कोई डिसाइडेड पोजीशन नहीं ली है, और पाकिस्तान की जो हमारी जो ऑपोजिशन है पाकिस्तान के साथ, उसकी वजह से पाकिस्तान इस सिचुएशन का पूरा फायदा उठाने की कोशिश करेगा। इसलिए हमारे को जरूरत है बहुत डट के इसका मुकाबला करने की, जिसमें लोगों का सहयोग मिलना भी बहुत जरूरी है। हम देख रहे हैं कि हमारे सामने एक बार फिर से आए हैं, परिस्थितियां बदली हैं, हालात बदले हैं, बॉर्डर पर हम जितने एक्टिव हैं, चाहे फिर वो पाकिस्तान हो या चीन हो, लेकिन अब कितने तरीके घुसपैठ के हमने देखे हैं भारत में, और साथ ही साथ ये इतनी बड़ी प्लानिंग की गई थी। 10 सेकंड में राजूराज, मुझे ये जानना है कि पूरी प्लानिंग तो स्लीपर सेल के जरिए हुई ना, जिसको लेकर हम ये कह रहे थे अब कुछ प्रतिशत है बस। देखिए, निश्चित तौर पर देश के अलग अलग हिस्सों में जिस तरीके से ये ऑपरेट कर रहे थे, आप जो 6 आतंकी पकड़े गए, इनका मॉड्यूल देखिए। इनका मॉड्यूल क्या, राजस्थान से इनकी गिरफ्तारी होती है, राजस्थान, महाराष्ट्र, और उसके बाद दिल्ली, और दिल्ली के बाद उत्तर प्रदेश। चूंकि उत्तर प्रदेश काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि वहाँ पर अयोध्या में मंदिर निर्माण हो रहा है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि त्योहारों के मौसम में, दिवाली के मौके पर हम देखते हैं कि अयोध्या में बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है। तो कैसे सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ा जाए, कैसे अलग अलग जगहों पर टारगेट किया जाए, और यही वजह है कि ये आतंकी को जो स्लीपर सेल है, जो पनाह दे रहे हैं, वो देश के अलग अलग हिस्सों में अभी भी मौजूद हैं। जैसे ही किसी भी आतंकी मॉड्यूल को अंजाम देना हो, तो उसके तहत कैसे इन तक लॉजिस्टिक मुहैया कराया जाता है, उनके रहने की व्यवस्था, पैसों को मुहैया, उनके हथियार पहुंचाने के मुहैया, ये अभी भी है, और इस पर निश्चित तौर पर काम करने की जरूरत है। इसका एक बहुत बड़ा सोर्स है जिस पर, हाँ, जैसे आपने कहा ना कि इस पर अब जांच का दायरा कैसे आगे बढ़ता है, और इनसे जो पूछताछ हो रही है उस सिलसिले में और कहां से इनके तार जुड़े थे, या और कौन से राज्यों में अभी भी ये स्लीपर सेल मौजूद हैं जो एक्टिव हैं और इस दिशा में अपनी प्लानिंग को अंजाम दे रहे हैं। ये इस वक्त हमारा पहला और बड़ा चैलेंज है। आप सभी का बहुत धन्यवाद राजूराज, आपके जरिए सारी अपडेट दर्शकों तक पहुंचाएंगे। एक ब्रेक के लिए रुकना है। Good evening and welcome to Z News Bulletin.
ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं। जब आपका दिन अच्छा गुजरता है तो मैं भी सुकून से सोता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। ये मेरे पापा हैं। हो सकता है ये कुछ बातें भूल जाते हैं, लेकिन मुझसे जुड़ी हर यादें मन की परतों में ठीक वैसे ही सजा रखी हैं जैसे इस अलमारी में कपड़ों की तह। उनके संघर्ष की धूप ने मुझे लक्ष्य पाने की सीख दी है और उनकी सांवली छाया ने माँ के संस्कार। प्रणाम पापा। जीते रहो। आज तो हाँ पता है, आज आपके लिए बहुत स्पेशल दिन है। आज मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ पापा। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब लेफ्टिनेंट के परिवार वाले पासिंग आउट परेड का हिस्सा नहीं बन पाए, लेकिन कोरोना काल में 130 करोड़ भारतीय उनसे यही कहना चाहते हैं, विजयी भव। पापा कहते हैं कि संभव की सीमा जानने के लिए असंभव से आगे निकलना पड़ता है।